प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनहोरे गणित में प्रश्नावली 9A के प्रश्नों का हल समझेंगे। आज हम प्रश्नावली 9A में प्रश्न 8 से हल समझेंगे। तो प्रश्न 8 कहता है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हो। ठीक है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। चलिए सवाल नंबर 8 का हल हम लोग समझेंगे। तो यहां पे देखिएगा, सवाल नंबर 8 का हल हम तभी समझ पाएंगे जब हम डायग्राम आपको बना के हम समझाएं। तो यहां पे देखिएगा, यहां पे 2 फिसलन पट्टी हैं फिसलने वाली। ठीक है, तो यहां पे 5 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए एक फिसलन पट्टी है और 5 वर्ष के जो उम्र है उससे अधिक उम्र के जो बच्चे हैं, 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए भी जो है एक फिसलन पट्टी है, यानी कि 2 फिसलन पट्टियां हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा, यहां पे हमें डायग्राम बना रहे हैं, यानी कि ये फिसलन पट्टी है 5 वर्ष के जो बच्चे हैं। ठीक, 5 वर्ष के जो उम्र के बच्चे हैं उनके लिए ये फिसलन पट्टी है। जैसे कि इस पे कोई बच्चा बैठा है और इस पे जब बैठेगा तो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो दे रखे हैं तो इसकी जो ऊंचाई दे रखे हैं, इस फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई है वो आपको सवाल में पहले से ही दे रखा है, यानी 1.5 मीटर। कितना? 1.5 मीटर दे रखे हैं। ठीक है, और सुनिए, ये 1.5 मीटर दे रखे हैं। 5 वर्ष के उम्र के जो बच्चे हैं, 5 वर्ष के बच्चे जो हैं उनके लिए जो फिसलन पट्टी है दे रखी है, इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। और सुनिएगा, और ये जो है 30 अंश के कोण पर है, यानी 30 अंश का ये कोण बनाती है। तो यहां पे हम क्या कर देंगे, 30 अंश लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा था ना 30 अंश के कोण पर झुका हुआ है। अब बात आती है 5 वर्ष के जो बच्चे हैं उनसे अधिक उम्र वाले जो बच्चे हैं उनके लिए फिसलन पट्टी यहाँ पे दे रखे हैं, यानी उनके लिए जो फिसलन पट्टी है, उनके लिए फिसलन पट्टी ये बनाई गई है, ये वाली है। ठीक, तो यहाँ पे जो दे रखे हैं, तो यहाँ पे जो फिसलन पट्टी ये वाली है, जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे हैं, तो उनकी जो यहाँ पे ये कोण दे रखा है, वो कोण कितना दे रखा है आपका, वो यहाँ पे कोण दे रखे हैं 60 अंश, यानी कोण कितने अंश का दे रखा है, 60 अंश का दे रखा है। और फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई है वो 3 मीटर है। कितनी है? 3 मीटर दे रखे हैं। फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितनी दे रखे हैं? 3 मीटर आपको दे रखे हैं सवाल में। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे आप 3 मीटर लिख दीजिए। ठीक, यानी टोटल जो है आपका ये 3 मीटर है। कितना दे रखे हैं ये आपको 3 मीटर दे रखे हैं फिसलन पट्टी। ठीक, यानी 5 वर्ष के जो उम्र से अधिक वाले बच्चे हैं उनके लिए जो फिसलन पट्टी है वो कितनी दे रखे हैं? 3 दे रखे हैं, यानी कि ये 3 है आपकी ऊंचाई। चलिए हम यहाँ पे मान लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ पे इस साइड आप कर सकते हैं या फिर यहीं पे आप कह सकते हैं, यानी कि टोटल आपका 3 दे रखा है। आपको समझना है, बस समझ जाएंगे। या आपको 3 दे रखा, टोटल आपको यहाँ पे 3 दे रखे हैं। ठीक है, ये आपको टोटल 3 दे रखा है फिसलन पट्टी जो है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिएगा, इतना करने के बाद यहाँ पे हम नाम दे देंगे, यानी A B C D, और ये आपका क्या हो जाएगा? E हो जाएगा।
ए बी सी, इसको आप डी मान लीजिए, चाहे जिसको मानो, और इसको मान लेते ई है। अब हम एक बार सवाल को फिर से समझाएंगे, ठीक, और कैसे समझाएंगे वो देखिए। यानी कि इस सवाल में दो फिसलन पट्टी है। एक फिसलन पट्टी जो है वो 5 वर्ष के बच्चों के लिए है, और एक फिसलन पट्टी जो बनी हुई है वो 5 वर्ष से अधिक के उम्र वालों के लिए बनाई गई है, ठीक। दो फिसलन पट्टी है, तो 5 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी फिसलन पट्टी कौन सी है, ए बी डी है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर, और कोण कितने अंश का है, 30 अंश है। ये 5 वर्ष के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी है। और अगर आप आगे की बात करें, यानी कि 5 वर्ष से जो अधिक उम्र के बच्चे हैं, ठीक है, तो यहां पे देखिएगा उनके लिए फिसलन पट्टी कौन सी है, बी सी ई। ई पर कोई बच्चा बैठेगा और फिसलेगा, सी पर सीधे आ जाएगा। तो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे जो हैं उनके लिए फिसलन पट्टी जो बनाई गई है बी सी ई। तो यहाँ पे देखिएगा जो यहाँ पे ऊंचाई होगी, तो यहाँ पे ऊंचाई आपकी 3 मीटर है। ऊंचाई कितनी यहाँ पे 3 मीटर है, और कोण कितने अंश का है, 60 अंश का है। अब मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब हमें इस सवाल में निकालना क्या है, हमें इस सवाल में यहाँ पे 5 वर्ष के जो उम्र के बच्चे हैं उनकी हमें लंबाई निकालनी है, यानी फिसलन पट्टी की हमें लंबाई निकालनी है। तो 5 वर्ष के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई है वो है यहाँ पे एडी हमें निकालना है, और 5 वर्ष से अधिक उम्र के जो बच्चे हैं उनकी जो फिसलन पट्टी की लंबाई है वो क्या है, सी ई है, ठीक है। मेरी बात को समझिएगा, ये सीई है, हमें ये लंबाई निकालना है और हमें एडी निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे लिख देंगे माना 5 वर्ष के 5 वर्ष के उम्र 5 वर्ष के उम्र के बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई यहां पे मान लेते हैं, माना 5 वर्ष के उम्र के बच्चों की फिसलन पट्टी की जो लंबाई है, ठीक है, लंबाई है वो कितनी है, एडी है। कितनी है, एडी, जो कि हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तभी मैंने छोटा बड़ा बनाया हुआ है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें तो यहां पे हमने एक और मान लेते हैं, यानी कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई यहाँ पे कितनी है, सीई है। फिसलने वाली पट्टी की लंबाई लिख रहे हैं हम सीई। ये भी हमने क्या किया है, मान लिया है, और हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। एक बार हम फिर से बताना चाहेंगे, यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ पे मैंने माना है माना 5 वर्ष के उम्र के बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर एडी। ये 5 वर्ष के बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई है, उसको हमने एडी माना है और हमें एडी ज्ञात करना है। फिर 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है, सीई है, जो कि हमने माना हुआ है, और हमें यहाँ पे क्या करना है, ज्ञात करना है। इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हल करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, त्रिभुज एक ले लेते हैं ए बी डी, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, तो यहाँ पे देखिएगा हमें लंब पता है, लंब कितना है, बी डी, जो कि 1.5 मीटर दे रखा है, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें कड़ दे रखा है। आधार से तो मतलब है नहीं, क्योंकि हमें लंबाई निकालना है, तो एडी तो ही लोगे भुजा,
तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे लंब और कण हमें पता है, तो यहाँ पे साइन थीटा का फार्मूला लगेगा। साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कण होता है। लंब कितना है यहाँ पे BD और कण कितना है यहाँ पे AD है, ठीक है। तो यहाँ पे कोण कितने अंश का है, 30 अंश का है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइन 30 अंश। BD कितना दे रखे हैं, 1 पॉइंट आपका 5 दे रखे हैं। AD कितना दे रखे हैं, AD तो हमें क्या करना है, ज्ञात ही करना है। तो देखिएगा आगे साइन 30 अंश का जो मान होता है वो आपका 1/2 होता है। साइन 30 अंश का जो मान होता है वो 1/2 होता है। तो यहाँ पे हमने 1/2 लिखा हुआ है। तो साइन 30 अंश के स्थान पे हम लोग 1/2 लिख देंगे। बराबर में क्या लिखेंगे, 1.5 बटे में क्या चल रहा है, AD चल रहा है। गुणा कर दीजिए कैंची। तो यहाँ पे देखिएगा AD एकम आपका AD हो गया। 1.5 की गुणा आप 2 से करेंगे तो आपका कितना होगा, 15 दूना 30 और एक संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 3.0 हो जाएगा। पॉइंट के बाद 0 हटा दिया जाता है तो AD बराबर आपका 3 मीटर आ जाएगा। यानी 5 वर्ष के जो उम्र के बच्चे हैं उनकी जो लंबाई होगी फिसलन पट्टी की, ठीक है, वो कितनी होगी, 3 मीटर होगी। इस प्रकार से 5 वर्ष के जो उम्र के जो बच्चे हैं, 5 वर्ष के उम्र के जो बच्चे हैं उनकी जो फिसलन पट्टी दे रखी है AD, उसकी लंबाई कितनी होगी, 3 मीटर होगी, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 वर्ष से जो अधिक उम्र के बच्चे हैं उनकी लंबाई निकालेंगे, फिसलन पट्टी की उनकी लंबाई निकालते हैं। तो चलिए उनकी लंबाई हम लोग निकालते हैं। चलिए इतना करने के बाद हम लोग आगे सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम आगे लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज कौन सा लेंगे, EBC में, EBC में। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर भी वैसी स्थिति है, यानी लंब हमारा है BE और यहाँ पे कण जो है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, CE है। कण यहाँ पे क्या है, CE है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, साइन का सूत्र लगाएंगे, क्योंकि लंब हमें पता है यानी BE और कण हमें पता है, कण हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कण। यहाँ पे त्रिभुज आपने बड़ा लिया है ना EBC, तो लंब क्या होगा, BE होगा, यानी लंब हमारा क्या होगा, BE और कण क्या होगा आपका, CE होगा। अब यहाँ पे कोण कितने अंश का है, 60 अंश का है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 60। यहाँ पे BE का मान कितना आपको दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं और बटे में क्या लिखेंगे, CE। साइन 60 अंश का मान कितना होता है आपका, साइन 60 अंश का जो मान होता है √3/2 होता है। तो √3/2 लिख देंगे। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 3 और बटे में CE हो जाएगा। इतना करने के बाद आप कैंची गुणा करिए। तो यहाँ पे देखिएगा हम CE का मान निकालेंगे। तो CE को हम √3 के स्थान पे ले आएंगे और यहाँ पे 2 की गुणा 3 से हो गया, 6 हो गया, √3 जो होगा वो आपका बटे में आ जाएगा। इतना करने के बाद हम अपनी तरफ से √3 से गुणा, √3 से भाग करेंगे। गुणा का मतलब होता है ऊपर लिख देंगे तो गुणा हो गया और नीचे लिख देंगे तो भाग हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे CE बराबर 6 की गुणा हम √3 से करेंगे तो आपका 6 √3 हो गया। √3 की गुणा √3 से करोगे तो आपका 3 हो जाएगा। 3 एकम 3, यहाँ पे 3 दूनी 6 हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा CE का जो मान हमें प्राप्त हुआ है वो हमें 2 √3 प्राप्त हुआ है। कितना प्राप्त हुआ है, 2 √3 प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे थे उनकी जो फिसलन पट्टी थी यानी CE, उसकी जो लंबाई आई है वो हमें कितना प्राप्त हुआ है, 2 √3 मीटर हमें प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पे 5 वर्ष के उम्र के जो बच्चे थे उनकी फिसलन पट्टी की जो लंबाई थी वो हम निकाल चुके हैं और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे थे उनकी जो फिसलन पट्टी यहाँ पे दे रखी थी उनकी भी लंबाई हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। इस प्रकार से सवाल नंबर 8 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, सवाल
सवाल नंबर 9 का हल समझेंगे। चलिए सवाल नंबर 9 का हल हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 9 का हल किस प्रकार से किया जाएगा। यहाँ पे दे रखे हैं 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण यहाँ पे दे रखे हैं क्रमशः 30 अंश और 60 अंश हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अवनमन कोण दे रखे हैं, तो यहाँ पे बात आपको बताना चाहेंगे, अवनमन कोण जितना दिया होता है उतना ही उन्नयन कोण आप लिखते हैं। यानी अवनमन कोण जो होता है वो उन्नयन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। अवनमन कोण जितना दे रखा होगा सवाल में उतना ही आपका उन्नयन कोण भी होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इस सवाल को हल करते हैं। सवाल नंबर 9, इसका पहले हम चित्र बनवाएंगे, तभी आप इस सवाल को अच्छे से यहाँ पे हल कर पाएंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 देखिएगा, यहाँ पे दे रखे 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण, यानी कि पहाड़ और चोटी दे रखा है। तो यहाँ पे देखिएगा, हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे एक पहाड़ बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा पहाड़ आपका ऊंचा है और चोटी नीचे है। तो यहाँ पे देखिएगा ये पहाड़ है, नाम दे देते हैं पहले ABC और ये आपका हो गया D, और यहाँ पे अगर बात करें तो ये आपका E हो गया। यानी कि 60 मीटर ऊंचा आपका पहाड़ है। पहाड़ कितना ऊंचा है, 60 मीटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 60 मीटर कर दिए। ये टोटल आपका क्या है, पहाड़ है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये आपका जो है ये आपका पहाड़ हो गया। ठीक है, ये आपका पहाड़ हो गया। अब बात आती है 60 मीटर ऊंचा आपका पहाड़ है, और यहाँ पे देखिएगा हमें यहाँ पे और क्या दे रखे हैं, मीनार की ऊंचाई। यानी कि मीनार की ऊंचाई को हम यहाँ पे जो है यहाँ पे कह देते हैं h मान लेते हैं। ये मीनार की ऊंचाई है, इसको हमने क्या कह दिया, h कह दिया। ये आपकी क्या है, मीनार है। ठीक है, ये आपकी क्या है, मीनार है। यहाँ पे लिख देते हैं मीनार, या फिर एक काम करो हम इधर लिख देते, जब ये h इतना है तो ये भी कितना होगा, h ही तो होगा, क्योंकि ये भी तो आपका h ही तो होगा। यानी जब ये h है तो ये भी आपका h होगा। तो तुम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये आपकी क्या हो जाएगी, मीनार हो जाएगी। अब तो आप समझ जाएंगे, ये घर मीनार है तो ये भी मीनार होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये हमने यहाँ पे h लिखा हुआ है, क्योंकि h क्यों लिखेंगे, क्योंकि जब ये आपको h है, ये इतना h है तो ये भी आपका h होगा। ये टोटल आपका क्या हो गया, पहाड़ हो गया। ठीक है, अब देखिएगा हमें यहाँ पे कोण दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा पहाड़ से जो अवनमन कोण बनता है, अवनमन कोण 30 और 60 अंश के बनेंगे। तो यहाँ पे ये बड़ा एंगल ये होगा, तो ये कितने अंश का होगा, 60 अंश का होगा। ये छोटा वाला एंगल है तो ये आपका 30 अंश का होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, और हमें इस सवाल में क्या दे रखे हैं, हमें मीनार की ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए यहाँ पे जो AB दे रखा है, AB को हम x मान लेते हैं। AB को यहाँ पे जो 36 दूरी है इसको हम क्या कहते हैं, x मान लेते हैं। जब ये x है तो आपका ये भी तो x होगा। जब आपने नीचे x माना है तो ऊपर भी आपका x होगा। इतना करने के बाद यहाँ पे दो त्रिभुज हैं, हम यहाँ पे दोनों त्रिभुज को ले लेंगे। तो लेने से पहले यहाँ पे हम मान लेंगे कि हमें ज्ञात क्या करना है, हमें मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई, यहाँ पे ऊंचाई कितनी है, BC है, BC। माना मीनार की ऊंचाई वो क्या है, हमारी BC है, और जो कि हमें क्या करना है, यानी कि हमें निकालना है। BC इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और BC को हमने माना क्या है, h माना है, और बराबर में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क कर देंगे। इतना करने के बाद यहाँ पे दो त्रिभुज है, यहाँ पे पहला त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा, चाहे आप दोनों त्रिभुज में से चाहे जिस भी त्रिभुज को आप पहले लो चाहे बाद को लो। यहाँ पे DCE त्रिभुज ले लेते हैं। DCE में
तो यहाँ पे DCE जब आप लोगे त्रिभुज, तो यहाँ पे आपका देखिएगा, यहाँ पे आपको लंब पता है EC और यहाँ पे आधार कितना पता है DC, यानी लंब आपका EC है, आधार आपका DC है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे अगर हम बात करें EC भुजा की, तो ये टोटल आपका 60 है और ये इतना आपका H है। तो अगर हम आपसे कहें EC कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, पूरे में से आप क्या करेंगे, H को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 60 माइनस H हो जाएगा, 60 माइनस कितना हो जाएगा, H होगा। क्योंकि हमें EC भुजा पता करनी है, तो टोटल आपका 60 था और ये इतना आपका H है। तो EC पता करने के लिए 60 में से H को माइनस करोगे, वही तो EC हमारा होगा। तभी हमने यहाँ पे 60 माइनस H लिखा हुआ है। तो DCE में, तो यहाँ पे देखिएगा, हम यहाँ पे सूत्र लिखेंगे, हमें लंब और आधार पता है, ये लंब हो गया EC, आधार DC हो गया। तो लंब बटे आधार फार्मूला होता है, तो लंब है EC, आधार आपका हो गया कितना, DC। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, कोण 30 अंश का है, क्योंकि DCE की बात हो रही है, तो हम DCE त्रिभुज के अंदर का ही तो कोण लेंगे। तो tan 30 अंश लंब बटे आधार, लंब यहाँ पे कितना है, 60 माइनस H है, 60 माइनस H है। DC कितना है, यहाँ पे X दे रखे हैं। अब आगे देखिएगा, tan 30 अंश का मान कितना होता है, tan 30 अंश का जो मान होता है वो आपका 1/√3 होता है। तो यहाँ पे tan 30 अंश के स्थान पे 1/√3 लिखेंगे। यहाँ पे 60 माइनस H बटे में क्या लिखेंगे, X लिख देंगे। यहाँ पे गुणा करो, तो यहाँ पे x एक कम x हो गया, √3 की गुणा करोगे तो यहाँ पे √3 ब्रैकेट में आपका 60 माइनस H हो गया। इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर हम 1 कह देंगे। समीकरण 1 मानने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बड़ा जो त्रिभुज दे रखे हैं उसको ले लेते हैं, यानी ABE ले लेंगे। यानी बड़ा त्रिभुज है ABE, तो यहाँ पे लिखेंगे ABE त्रिभुज में, ABE में जब ABE त्रिभुज लोगे तो यहाँ पे कोण कितने अंश का है, 60 अंश का है। यहाँ पे कोण कितने अंश का है, 60 अंश का है। तो यहाँ पे देखिएगा, जब ये कोण जब आपका 60 अंश का है, तो यहाँ पे 60 अंश लिखेंगे। सबसे पहले सूत्र लगाएंगे, tan थीटा बराबर ABE त्रिभुज में, तो आपका लंब कितना होगा, BE, यानी लंब आपका कितना है, BE, और यहाँ पे आधार कितना है आपका AB दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कोण आपका 60 अंश का है, तो यहाँ पे tan 60 कर देंगे। BE का मतलब होता है 60, यानी टोटल आपका लंब कितना है, 60 दे रखे हैं, और यहाँ पे AB का मतलब आधार कितना दे रखे हैं, X दे रखे हैं। यहाँ पे देखिएगा tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का जो मान होता है वो आपका √3 होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, हम tan 60 के स्थान पे √3 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं वो देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यानी कि यहाँ पे tan 60 का मान √3 होता है, तो यहाँ पे हम √3 लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका √3 हो गया, इसी के आगे हल कर रहे हैं, और बराबर में आपका क्या चल रहा है, 60 बटे x। तो यहाँ पे गुणा करोगे तो x बराबर, यानी x को √3 के स्थान पे पहुंचा दो, √3 जो होगा x के स्थान पे आ जाएगा। 60 बटे √3 हो गया, अपनी तरफ से √3 से गुणा और √3 से क्या करोगे, भाग करोगे। तो यहाँ पे देखिएगा 60 √3 की गुणा √3 से करोगे, 3 3 दूनी 6, यानी कि x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, x का मान हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ 20√3 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें h का मान निकालना है, यानी मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारी कौन सी है, ये है, यानी क्या है, x बराबर √3 और यहाँ पे 60 माइनस आपका h है। ठीक है, चलिए इतना इरेज करते हैं और यहाँ पे h का मान हम लोग निकालेंगे समीकरण 1 से। तो यहाँ पे देखिएगा x के स्थान पे हम लोग कितना लिख सकते हैं, 20√3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 20√3, और बराबर में क्या लिखेंगे, √3, और ब्रैकेट में आपका क्या चल रहा है, 60 माइनस h चल रहा है। √3 आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पे 20 लिखेंगे, 60 माइनस आपका h हो जाएगा। h को क्या करेंगे, 20 की तरफ ले आएंगे तो प्लस का हो गया, 60 की तरफ हम 20 ले जाएंगे तो आपका माइनस हो जाएगा, घटा दोगे तो 40 बचेगा, यानी मीनार की जो ऊंचाई होगी वो आपकी 40 मीटर आ जाएगी। यानी मीनार की जो ऊंचाई होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 40 मीटर आ जाएगी।
ठीक है, तो इस प्रकार से सवाल नंबर यहाँ पे जो 9 था उसका हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, सवाल नंबर 10 का हल समझेंगे। चलिए सवाल नंबर हम लोग 10 देखते हैं किस प्रकार से हल किया जाएगा। सवाल नंबर 10 देखिएगा। सवाल नंबर 10 कहते हैं, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। देखिएगा और आगे पढ़ लेते हैं। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है या मकान की डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें लंबाई निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। क्या उड़ रही है? पतंग उड़ रही है। ऐसे ही समझाने के लिए पतंग बना देते हैं जिससे कि आपको अच्छा समझ में आएगा। पतंग भी बनाना भैया बहुत कठिन है। कठिन कुछ नहीं है, सब हाथ का कार्य है। ये हमारे पास एक पतंग है, ठीक, और ये पतंग क्या है मालूम? ये पतंग उड़ रही है यहाँ पे। अब देखिएगा नाम दे देते हैं ABC, ठीक। तो यहाँ पे 60 मीटर की ऊंचाई पर ये पतंग उड़ रही है। यहाँ पे दे रखे 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में कोई ढील नहीं है। यहाँ पे थोड़ा आपका 60 अंश दे रखे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 60 अंश कह देंगे। और सुनिएगा, हमें डोरी की लंबाई निकालना है। लंबाई का मतलब आप समझते हैं, ये यानी कि हमें ये निकालना है AC। डोरी लंबाई हमेशा यही होती है, तो हमें ये पता करना है डोरी की लंबाई हमें निकालना है कि डोरी की लंबाई कितनी है। और जबकि इसमें ढील नहीं दिया गया है, ठीक है, यानी पतंग को ये ताने हुए खड़ा है, ठीक है। वो मनुष्य हो सकता है, कोई मनुष्य है वो पतंग उड़ा रहा है और यहाँ पे उसने पतंग में ढील नहीं दी है उसने, ठीक है, पतंग को ताने हुआ है। तो हमें डोरी की लंबाई निकालना है। और यहाँ पे हमें लंब और हमें कड़ पता है, क्योंकि कड़ इसलिए पता है क्योंकि कड़ हमें निकालना है। तो इस सवाल में यानी सवाल नंबर जो आपका ये है यानी 10, इसका हल हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना डोरी की लंबाई, माना डोरी की लंबाई, माना डोरी की लंबाई जो है वो आपकी क्या है, AC है। और जो कि हमें क्या करना है, निकालना है। अब आप क्या करेंगे, त्रिभुज ले लेंगे। त्रिभुज ABC में यहाँ पे आपको लंब और कड़ पता है, तो यहाँ पे सूत्र लगाओगे sin थीटा बराबर लंब बटे कड़। आपका फार्मूला होता है, लंब आपका है BC और कड़ आपका है AC। कोण कितने अंश का है, 60 अंश का है। तो यहाँ पे लिखेंगे sin 60। BC का मतलब होता है ये आपका 60 दे रखे हैं और AC आपको कितना दे रखा है हमें ज्ञात करना है। sin 60 का मान आपको पता होगा त्रिकोणमितीय टेबल से कितना होता है, √3/2 होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे √3/2, 60 लिख देंगे, बटे में हम लोग AC कर देंगे। यहाँ पे गुणा करो, तो यहाँ पे AC बराबर जब निकालोगे तो देखिएगा 2 की गुणा 60 से होगी तो 120 हो गया। AC के स्थान पे आपका √3 आ जाएगा। AC जो होगा √3 के स्थान पे चला जाएगा। अपनी तरफ से √3 से गुणा और √3 से हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा हमें क्या देखने को मिलेगा, यानी AC बराबर 120 √3 बटे में √3 की गुणा √3 से करोगे तो 3 हो गया। 3 एकम 3, 3 चौको 12। यानी कहने का मतलब ये AC का जो मान होगा वो आपका 40 √3 मीटर आ जाएगा। यानी डोरी की जो लंबाई होगी वो आपकी 40 √3 मीटर होगी। यही हमें सवाल नंबर 10 में ज्ञात करना था। जो पतंग उड़ रही है जिस भी डोरी की सहायता से, उस डोरी की लंबाई क्या होगी, डोरी की लंबाई को हमने AC माना हुआ था। तो यहाँ पे कितना आया हुआ है, 40 √3 आया हुआ है मीटर। इस प्रकार से सवाल नंबर 10 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 11 का हल समझेंगे। चलिए सवाल नंबर 11 देखते हैं किस प्रकार से हल किया जाएगा। सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 कहते हैं, एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित 2 गांवों के अवनमन कोण 45 अंश और आपके 60 अंश देखे गए हैं। यदि गांवों के बीच की दूरी
यहाँ पे दे रखे हैं 2 किलोमीटर हो तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें हवाई जहाज की ऊंचाई निकालना है। तो देखिएगा यहाँ पे अवनमन कोण दे रखे हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया है अवनमन कोण जितना दिया होगा, अवनमन कोण आपका ऊपर होता है, उन्नयन कोण आपका नीचे होता है। तो इसका मतलब ये अवनमन कोण जितना होगा उतना ही उन्नयन कोण होगा। अवनमन कोण को ही हम उन्नयन कोण का नाम दे देते हैं चित्र में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2 गांव हैं। सवाल नंबर 11, यहाँ पे 2 गांव दे रखे हैं, तो चलिए 2 गांव बनाते हैं। पहला गांव फिर ये दूसरा गांव हो गया। अब यहाँ पे आपके 2 अवनमन कोण दे रखे हैं, एक तो आपका 45 दे रखा है, एक 60 अंश दे रखा है। क्यों? तो यहाँ पे देखिएगा ये एंगल बड़ा होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, 60 अंश कहेंगे। ये एंगल क्या होगा, छोटा होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, 45 अंश कहेंगे। 45 अंश हो गया। नाम दे दीजिए, थोड़ा सही चित्र बनाया, थोड़ा टेढ़ा बन गया है, यानी कहने का मतलब ये है इस प्रकार से। ये एंगल आपका बड़ा है, देखने में लग रहा है, तो ये आपका 60 अंश हो गया। ये आपका कितना हो गया, 45। नाम दे दीजिए A, B, C और ये D। ये 2 गांव हैं। हवाई जहाज उड़ रहा है, इसकी हमें क्या निकालना है, ऊंचाई निकालनी है, यानी h निकालना है। यहाँ पे देखिए बीच की दूरी जो है सवाल में 2 किलोमीटर दे रखा है, तो ये यहाँ पे 2 किलोमीटर कह देते हैं और इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। हमें हवाई जहाज की ऊंचाई निकालना है, तो चलिए हवाई जहाज की ऊंचाई निकालते हैं। निकालने से पहले आप मान लो जो निकालना होता है। यहाँ पे लिखेंगे माना हवाई जहाज की जो ऊंचाई है उसको हमने यहाँ पे क्या माना है, DC माना है। क्या माना है हमने, यहाँ पे DC माना है और DC को हमने क्या कह दिया, h, और जो कि हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। माना हवाई जहाज की ऊंचाई DC बराबर h बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखिएगा हम 2 त्रिभुज हैं, यहाँ पे एक त्रिभुज पहले ले लो। आप चाहे जो त्रिभुज लो, चाहे बड़ा त्रिभुज पहले लो, चाहे छोटा त्रिभुज लो, आपको त्रिभुज लेने हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, छोटा त्रिभुज ले लेते हैं DBC। त्रिभुज DBC में यहाँ पे देखिएगा हमें लंब पता है DC और आधार पता है DC। तो यहाँ पे tan थीटा का सूत्र लगाओगे, यानी लंब बटे आधार। लंब है आपका DC और आधार है BC। कोण कितने अंश का है, 60 अंश का है, तो यहाँ पे tan 60 हो गया। DC का मतलब h और BC का मतलब x। यहाँ पे देखिएगा tan 60 का मान आपको पता होगा, tan 60 का मान आपका होता है √3। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, √3 और यहाँ पे आपका h बटे x हो गया। यहाँ से आप x यानी कि h का मान निकालो। तो यहाँ पे जब h का मान निकालोगे तो यहाँ पे h बराबर आपका x √3 निकलेगा। इसको समीकरण A कह दो। हालांकि हमें h निकालना है तो यहाँ पे h का मान स्पष्ट रूप में नहीं पता हुआ है, यानी कि हमें h का मान जो यहाँ पे ज्ञात हुआ है वो स्पष्ट नहीं है, यानी कि h का जो मान हमें ज्ञात हुआ है तो h बराबर हमें x √3 प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो स्पष्ट नहीं पता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बड़ा त्रिभुज लेंगे। तभी हमने यहाँ पे जो h बराबर x √3 आया हुआ है इसको हमने समीकरण नंबर 1 कह दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, बड़ा त्रिभुज ले लेंगे, यानी बड़ा त्रिभुज का मतलब DAC में यहाँ पे आप लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, क्योंकि लंब यहाँ पे दे रखा है DC, आधार आपका टोटल हो गया AC, क्योंकि बड़ा त्रिभुज है तो यहाँ पे लिखेंगे DC बटे AC। कोण कितने अंश का है, 45 अंश का है, tan 45 अंश लिख दीजिएगा। DC का मतलब आपको h, AC का मतलब यहाँ पे 2 + x हो गया, क्योंकि यहाँ पे AB है, नहीं सॉरी AC है ना, तो AC आपका टोटल है, यानी कि 2 में x जोड़ोगे तभी तो AC हमें प्राप्त होगा। यहाँ पे 2 + x हो गया। tan 45 अंश का मान आपको मालूम होगा, tan 45 अंश का मान आपका 1 होता है। यहाँ पे 1 बराबर हम क्या लिखेंगे, h बटे 2 + x हो गया। यहाँ पे आप गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा, 2 + x बराबर यहाँ पे हमें h प्राप्त हुआ, ठीक है, इतना प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे देखिएगा आगे हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं, यहाँ पे लिखेंगे h का मान समीकरण, यहाँ पे देखिएगा, या फिर एक काम करते हैं, ये सब कुछ ना करिए, यहाँ पे देखिएगा इसको आप समीकरण नंबर 2 कह दीजिए। क्या कह देंगे, समीकरण नंबर 2 कह देंगे।
जब समीकरण नंबर 2 कहेंगे ना, तब देखिएगा हमें यहाँ पे कैसा प्राप्त होगा मान h का। समीकरण 1 और 2 में जो आपका h है वो h आपको सेम दिखाई पड़ रहा होगा। जब दोनों तरफ h समान है तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर, बराबर करने पर तो यहाँ पे h हट जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा, x√3 बराबर यहाँ पे हमें 2 + x प्राप्त होगा। अब यहाँ पे देखिएगा x√3 यानी कि h हट गया तो x√3 बराबर 2 + x प्राप्त हुआ। x√3 की तरफ हम x ले आएंगे, बराबर में 2 बचेगा। इन दोनों में आपका कॉमन x है तो यहाँ पे √3 - 1 बराबर 2 हो गया। तो x बराबर जब निकालोगे तो √3 - 1 आपका बटे में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। किसका, हर का परिमेयकरण करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे हमें 2/√3 - 1 हमें प्राप्त हुआ है। वैसे तो आंसर ये भी सही है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, जब हर का परिमेयकरण करोगे तो इसका मतलब ये होता है हर में आपका जो √3 - 1 है इसका अपोजिट करो। तो यहाँ पे √3 + 1 ऊपर हो गया, √3 + 1 नीचे हो जाएगा। यानी √3 - 1 का जब अपोजिट करोगे तो आप इस चिन्ह का अपोजिट करो तो आपका प्लस हो गया, √3 + 1 ऊपर और √3 + 1 आपका नीचे हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पे एक फार्मूला होता है, यानी a² - b², एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। तो यहाँ पे देखिएगा जब x बराबर निकालोगे तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे 2 की गुणा जब करोगे तो आपका 2√3 + 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा √3 - 1 √3 + 1 इस ब्रैकेट के जैसा है, a + b a - b। यहाँ पे एक बार a और b जुड़े हैं, एक बार घटे हुए हैं। यहाँ पे √3 + 1 बार जुड़े हुए हैं, एक बार घटे हुए हैं। इसको हम a² - b² लिख सकते हैं। तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लिख देंगे। इतना करने के बाद यहाँ पे देखिएगा √3 यानी कि √3 के ऊपर आपका स्क्वायर है तो स्क्वायर और रूट आपका हट जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमें केवल 3 देखने को मिलेगा और यहाँ पे केवल 1 बचेगा। 3 में से 1 को जब घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल हुआ। तो यहाँ पे जो x का मान हमें प्राप्त हुआ है वो √3 + 1 हमें प्राप्त हुआ है। यानी कहने का मतलब ये है, यानी कि x का मान हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ है और हमें निकालना क्या है, h का मान हमें निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें h का मान निकालना है। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे हमें x का मान जब प्राप्त हो चुका है तो यहाँ पे अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आगे, अभी सवाल हल नहीं हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर हमें x प्राप्त हुआ है ना, हमें h चाहिए, यानी हवाई जहाज की ऊंचाई चाहिए, कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो यहाँ पे h बराबर, यहाँ पे समीकरण 1 हमारी h बराबर x√3 थी, क्यों, यही तो था। तो यहाँ पे देखिएगा जब ये हमें प्राप्त हुआ था, ये समीकरण 1 से हमने लिखा हुआ है h बराबर x√3। ठीक है, तो यहाँ पे x के स्थान पे हम लोग क्या लिख देंगे, √3 + 1 और ब्रैकेट में क्या बाहर क्या चल रहा है, √3। x के स्थान पे √3 + 1 लिखा गया है, बाहर आपका √3 गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे √3 की गुणा √3 से करोगे तो केवल आपका 3 बचेगा और प्लस यहाँ पे √3 एक कम आपका कितना हो गया, √3 हो गया। चलिए आंसर शीट देखते हैं। तो आंसर शीट में आपका यहाँ पे जो आंसर है वो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, यानी इसका मतलब ये हुआ हम √3 का मान रखेंगे तो आ जाएगा। यानी है तो वैसे आंसर ये सही है, लेकिन हमको आंसर शीट का मान चाहिए। √3 का मान 1.732 होता है। तो यहाँ पे देखिएगा हम यहाँ पे क्या करेंगे, h बराबर यहाँ पे 3 लिखेंगे, √3 के स्थान पे 1.732 लिखोगे और जोड़ दोगे तो आपका कितना हो जाएगा, यानी आपका 4.732 हो जाएगा, 4.732 हो जाएगा मीटर।
ठीक, तो ये आपकी हवाई जहाज की ऊंचाई आ गई 4.732 मीटर। हमें सवाल नंबर यानी 11 में हमें हवाई जहाज की ऊंचाई निकालनी थी, तो यानी h का मान निकालना था, यानी DC हमने माना था, DC को हमने h यहाँ पे कहा था, सबसे पहले हमने मान के रखा हुआ है। यहाँ पे हवाई जहाज की जो ऊंचाई है 4.732 मीटर हमें प्राप्त हुई है। इस प्रकार से हमें सवाल नंबर यहाँ पे जो 11 दे रखे थे उसका हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 12 का हल समझेंगे। चलिए सवाल नंबर 12 देखते हैं किस प्रकार से हल किया जाएगा। यहाँ पे दे रखे हैं 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। हमें यह पता करना है कि भवन तक वो कितनी दूरी तक चलकर वो गया। तो इसके लिए आप देखिएगा क्या करोगे, सवाल नंबर 12 देखिएगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा एक डायग्राम बनाते हैं। त्रिकोणमिति में हर सवाल में डायग्राम तो बनाना है, तभी तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए डायग्राम बनाया हुआ है, तो यहाँ पे देखिएगा 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। यहाँ पे एक लड़का दे रखे हैं, इसकी जो आपकी ऊंचाई है 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर दे रखे हैं। अब आगे देखिएगा नाम दे देते हैं A B C और यहाँ पे दे देते हैं D, ठीक। और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे ये लड़का है खड़ा हुआ, 1.5 मीटर इसकी ऊंचाई है इस लड़के की। तो जब बताइए 1.5 ये है तो 1.5 ये भी होगा, ये भवन भी दे रखा है तो 1.5 ये भी होगा, 1.5 मीटर। और आगे देखिएगा यहाँ पे जो कोण दे रखे हैं वो 30 से 60 अंश हो जाते हैं। तो पहला वाला कोण बड़ा होगा, ये बड़ा एंगल होगा, ये क्या होगा कुछ छोटा होगा। तो यहाँ पे पहले हम 60 मानेंगे बड़े वाले को, फिर यहाँ पे क्या कह देंगे 30 अंश कह देंगे। और सुनिएगा, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे हमें ये पता करना है, यानी कि वो भवन यानी कि भवन है, तो भवन की ओर आने में कितनी दूरी चलकर वो गया लड़का। यानी क्या कहता है, एक बार हम सवाल बताना चाहेंगे। यहाँ पे जो भवन है वो आपका, पहले नाम पूरा कंप्लीट कर दें, ABCD मान चुके हैं। यहाँ पे E कह दो, यहाँ पे F कह दो, यहाँ पे G कह दो। यानी आपका भवन है वो आपका DG है। यहाँ पे जो भवन दे रखे हैं ये आपका भवन है पूरा, ये आपका क्या दे रखा है भवन, ये टोटल आपका भवन है DG, ठीक। ये भवन दे रखे हैं DG। इस भवन की जो ऊंचाई टोटल दे रखे हैं वो यहाँ पे 30 मीटर है। कितना है 30 मीटर है। भवन की जो ऊंचाई दे रखे हैं वो यहाँ पे कितना है 30 मीटर है टोटल, ठीक। अब आगे सवाल को देखिएगा, हमें ये पता करना है जब ये भवन है ये वाला, तो कहता है कि यहाँ पे जो लड़का है वो कितनी दूरी तक चलकर गया। यानी कि हमें AB निकालना है। इस सवाल में हमें क्या निकालना है, AB निकालना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना लड़का जो है, सवाल में लड़का दे रखे हैं ना, माना लड़का जो है, माना लड़का AB, माना लड़का AB मीटर की दूरी से भवन तक क्या करता है, जाता है। माना लड़का जो AB है, यानी माना लड़का AB मीटर की दूरी से भवन तक जाता है। तो AB बराबर हमें क्या करना है, सवाल में ज्ञात करना है। AB इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि यहाँ पे जो लड़का है, ठीक है, तो उसको यहाँ तक पहुंचने में
यानी वो कितनी दूरी तय करेगा। तो माने यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, माना लड़का जो है वो AB मीटर की दूरी से, माना लड़का AB जो है AB मीटर की दूरी से भवन तक जाता है। हमने मान लिया कि AB दूरी तय करता है, तो AB बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिएगा हम यहाँ पे दो त्रिभुज दे रखे हैं, और यहाँ पे दो त्रिभुज जब दे रखे हैं तो आप एक काम करिएगा, AB बराबर क्वेश्चन मार्क तो है ही है, तो आप चाहें तो आप इसको x कह देते हैं। ये आपका क्या हो गया, x हो गया। इतना हमने यहाँ पे क्या मान लिया है, यहाँ पे x मान लिया है। AB को यहाँ पे हमने क्या कह दिया है, x कह दिया है। और कोई सवाल में आपका कुछ दे नहीं रखे हैं, ठीक। हमें AB निकालना है, तो AB निकालने के लिए आपको क्या करना, चाहे ना मानो, चलिए नहीं मानते हैं, कुल मिलाकर हमको AB निकालना है, बात हो गई खत्म। तो यहाँ पे देखिएगा दो त्रिभुज दे रखे, तो ऊंचाई हमें स्पष्ट नहीं पता है, यानी कि ACD एक त्रिभुज हो गया, BCD त्रिभुज हो गया, हमें ऊंचाई स्पष्ट नहीं पता है। तो उसके लिए जब ये टोटल आपका 30 है, इतना 1.5 है, तो 30 में से क्या करोगे, 1.5 घटाओगे तो आपका 28.5 बचेगा कि नहीं बचेगा, बताइए। स्पष्ट लंबाई जो होगी, यानी स्पष्ट जो ऊंचाई होगी मकान की यहाँ पे जो होगी वो 28.5 होगी कि नहीं होगी। AC और CD की जो ऊंचाई होगी वो 28.5 होगी कि नहीं होगी। टोटल आपका 30 दे रखे थे, तो 1.5 तो इतना ही है, 1.5 को माइनस करेंगे तो 28.5 बचेगा CD। इतना जब हमें पता हो गया, तो यहाँ पे दो त्रिभुज है, तो यहाँ पे पहला त्रिभुज आप ले लो, यानी पहला त्रिभुज हम यहाँ पे ले लेते हैं, BCD ले लेते हैं। BCD में BCD ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा हमें लंब पता है, और यहाँ पे क्या, ये लंब हो गया, ये हो गया आधार। तो यहाँ पे tan का फार्मूला लगेगा, यानी tan थीटा बराबर आपका सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे आपका लंब कितना है, BC, आधार कितना है भैया, BC है, क्योंकि BCD त्रिभुज की बात हो रही है ना। यहाँ पे कोण कितने अंश का दे रखे हैं, 60 अंश का है, तो यहाँ पे हम tan 60 लिखेंगे। BC का मान यहाँ पे 28.5 है, और BC का मान हमें पता नहीं है। पता कहां से होगा, BC हमें निकालना होगा ना, BC निकाल लें और एक बार हम AC निकाल लें, बस। तो यहाँ पे देखिएगा BC बराबर आप मान निकालोगे, तो tan 60 का मान आपको पता ही होगा। tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान आपका √3 होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, √3 बराबर यहाँ पे 28.5 बटे में क्या लिखेंगे, BC। तो BC का जब मान निकालोगे तो BC बराबर 28.5 और बटे में इसके क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ये हमें BC का मान हमें इतना प्राप्त हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे आप अपनी तरफ से √3 से गुणा, √3 से भाग कर दो। तो यहाँ पे गुणा जब करोगे तो √3 ऊपर लिख दिया गया है, भाग करोगे तो नीचे लिख देंगे। तो 28.5 √3 हो गया, √3 की गुणा √3 से करोगे 3 बचेगा। यहां से आप हटाओगे पॉइंट, या फिर ना हटाओ, 3 एकम 3, 3 नवा 27, इसमें 1 बचेगा, 1 5 के आगे आएगा तो 15 हो गया, और यहाँ पे क्या करेंगे, 3 बचे आपका 15 हो जाएगा। यानी BC का जो मान होगा, यानी BC का मान जो होगा वो यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ है 9.5 √3 प्राप्त हुआ है। BC का मान हमें 9.5 √3 प्राप्त हुआ है। BC का मान इतना आ गया। हमें AB निकालना है, हमारा टारगेट यही है AB निकालने का। तो AB यहाँ पे निकालते हैं। यहाँ पे देखिएगा AB हम तभी निकाल सकते हैं जब हमको AC पता हो। अब हम क्या करेंगे, बड़ा त्रिभुज ले लेते हैं। यहाँ पे बड़ा त्रिभुज कौन सा है आपका, ACD, त्रिभुज ACD में। तो यहाँ पे देखिएगा tan थीटा बराबर आपका सूत्र होता है लंब बटे आधार, यानी लंब कितना है आपका BC है, आधार कितना है AC है, ठीक। यहाँ पे कोण 30 अंश का दे रखे, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 30 अंश। BC का मान यहाँ पे 28.5 है, AC का मान यहाँ पे हम AC लिखेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद आप क्या करोगे, tan 30 अंश का मान लिखो। तो tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/√3 लिखेंगे,
और यहाँ पे आपका 28.5 बटे में क्या लिखेंगे AC। तो यहाँ पे जब गुणा करोगे तो AC का जो मान निकलेगा AC बराबर 28.5 और यहाँ पे क्या करेंगे √3 कर देंगे। ठीक है, तो AC का मान प्राप्त हुआ है, हमें BC का मान प्राप्त हुआ है, हमें AB निकालना है। तो AB निकालने के लिए क्या करोगे, देखिएगा AB हम तब निकाल सकते हैं जब हम AC में से BC को माइनस करें। बात को समझिए, यहाँ पे AC यानी कि AB तभी निकाल सकते हो जब AC में से BC को माइनस करोगे। तो यहाँ पे लिखेंगे AC माइनस क्या BC करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा AC का मान है 28.5 √3 और BC का मान है 9.5 √3। तो 28.5 में से अगर आप घटाओ कितना 9.5 √3 तो रहेगा, तो 28.5 में से 9.5 घटाओ, 5 में से 5 गया 0, 18 में से 9 यानी 19 बचेगा। यानी कहने का मतलब ये है AB का मान जो होगा 19.0 आएगा, 0 हटा देंगे तो यहाँ पे 19 √3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 19 √3 आ जाएगा। ठीक है, 19 √3 आपका आ जाएगा मीटर। यानी जो AB है, यानी जो लड़का होगा भवन तक जो चलेगा वो कितनी दूरी तक चलकर गया, यानी कि 19 √3 मीटर की दूरी तक चलकर गया। यानी कि हमें इस सवाल में ये निकालना था जो लड़का है जिसकी लंबाई या ऊंचाई 1.5 मीटर है वो भवन तक कितनी दूरी चलकर गया। तो यहाँ पे जिसे हमने AB माना हुआ था तो AB का मान कितना आया हुआ 19 √3 आया हुआ है। इसका मतलब लड़का है वो भवन तक कितनी दूरी तक चलकर गया, 19 √3 मीटर की दूरी तक चलकर गया। इस प्रकार से सवाल नंबर 12 का भी हल कंप्लीट हुआ। इस प्रश्नावली में जो आगे के प्रश्न हैं उनका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।